हेलो एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में। यूनिट 8, यूनिट 7 तक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेसेस यूनिट का नाम है। वन शॉट रहेगी आपकी क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम ये यूनिट पढ़े, इससे पहले हमें कुछ टर्म या फिर कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं वो याद रहनी चाहिए। लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। भाई एपिडेमियोलॉजी होती क्या है। तो देखो, एपिडेमियोलॉजी होती क्या है सर। इट इज द साइंटिफिक ब्रांच दे डील द स्टडी ऑफ डिसीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, देखो, एपी का मतलब क्या होता है, अबो, ठीक है। डेमियो मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर, या पर्टिकुलर ना बोल कर हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं, पीपुल और पॉपुलेशन, उन पर हम स्टडी करें डिजीज के बारे में, तो वो क्या होगी, एपिडेमियोलॉजी होगी। ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, द एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, एनी डिजीज इज ए मास फिनोमिना। मास फिनोमिना, या हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपुल। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोगों पर हमें क्या है, डिजीज की स्टडी करनी है, तो वो होता है एपिडेमियोलॉजी। अब केवल डिजीज ही नहीं, डिजीज को कैसे बचे, डिजीज, ओवरऑल डिजीज के बारे में बात करेंगे। अभी आगे आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, कि एपिडेमियोलॉजी के यूज क्या है, हम इसको कहाँ पे काम में लेते हैं। तो द यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इट्स एम्स, कि जो इसके यूज है और एम्स है, इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो दोनों क्या है, सिमिलर है, लिंक्ड है एक दूसरे से दोनों। इट हेल्प्स इन इंडिविज सॉरी इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज इन पॉपुलेशन। क्या करता है एपिडेमियोलॉजी, क्या करता है कि जो पॉपुलेशन है या जो पीपल है, नंबर ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, उन पर क्या करता है, उनकी हेल्प करता है, किसमें, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज, किसी भी डिजीज को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने में, उससे बचने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। अब अगर हम इसके कुछ यूजेस देखें, तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज। कि एपिडेमियोलॉजी क्या करता है, एपिडेमियोलॉजी से डिजीज हुई क्यों है, डिजीज का कारण क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब हम इसको आइडेंटिफाई कर देंगे, कि सपोज जैसे कोविड है, कोविड 19 है, किससे होता है ये, तो हमने इसका बता दिया कि कोरोना वायरस से होता है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई कर लिया किससे होता है, कोरोना वायरस से होता है। और कैसे फैलता है ये, तो सर ये ड्रॉपलेट, इसका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है ये। ठीक है, अब इसका हमें पता चल गया कैसे फैलता है ये। तो फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग हेल्थ सर्विसेज। इस डिजीज को बचने के लिए हम क्या है, प्लानिंग बनाएंगे कि इस डिजीज को कैसे बचा जा सकता है, और कुछ हेल्थ सर्विसेज वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, और उसका इवेल्युएट करेंगे कि इसका कैसे हमें फायदा मिला, इस हेल्थ सर्विस से क्या रिजल्ट निकला, आउटकम्स क्या है वो पता लगेगा। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एपिडेमियोलॉजी से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, अभी बताया कि कोविड है, कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस से फैलता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक डिजीज है ये, ड्रॉपलेट से फैलती है। तो कैसे बचे, तो बचने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मास्क लगाओ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो हमने वो चलाया, तो बच सकते हैं हम। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोट होगी, इससे डिजीज नहीं होगी तो हेल्थ प्रमोट होगी। रिसर्च एंड नॉलेज डेवलपमेंट, जैसे कोरोना है तो कोरोना पे हमने रिसर्च करी, नॉलेज डेवलप की हमने, ताकि उससे बच सके, उसके बारे में हमें वैक्सीन, वैक्सीन लेकर आए, रिसर्च से तो लेकर आए वैक्सीन उसकी। ठीक है। स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज के बारे में हमें पता चला कि ये डिजीज है, कितने ईयर के में ज़्यादा फैलती है, कब सीजन में फैलती है, कौन से सीजन में फैलती है, वो कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा फैल रही है ये। ठीक है, कुछ कुछ डिजीज होती है जो लो, या फिर हम बोल सकते हैं उसको, जो कम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ज़्यादा फैलती है। ठीक, तो वो हमने देख लिया। ये होता है यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ओवरऑल हमें डिजीज के बारे में पता लगता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब इसका मेजरमेंट कैसे करें, एपिडेमियोलॉजी है, इसका हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी ज़्यादा है, कम है, कैसे पता लगा सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी यूजेस डिफरेंट टूल्स टू कलेक्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा अबाउट डिजीज इन ए कम्युनिटी। कि एक कम्युनिटी है, उसके अंदर हम अलग अलग टूल्स का यूज लेकर, वहाँ के डाटा है उनको कलेक्ट करके, एनालिसिस करके, इंटरप्ट करके हम उसको मेजर कर सकते हैं, किसको, एपिडेमियोलॉजी को मेजर कर सकते हैं।
बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी में कुछ बेसिक मेजरमेंट होते हैं, जैसे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, अब इसको यहीं पर रोक दो, इसको यहीं पर रोक दो, पहले हम देख लेते हैं, कुछ टर्म देख लेते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, इस हेडिंग से हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो कुछ टर्म है, जैसे कि हमारे पास आती है, यहाँ पे आओ, नोट डाउन करते रहना। सेकेंड अटैक रेट, एक शब्द आता है आपके पास, सेकेंड अटैक रेट क्या होती है? तो सेकेंड अटैक रेट इज द सम डिजीज इन सेम पर्सन। सब कुछ डिजीज है वो कि सेम पर्सन में होती है। जैसे सपोज चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स अगर किसी को, चिकन पॉक्स की सेकेंड अटैक रेट कितनी है? 0% है। जैसे एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसको उसकी जिंदगी में वो कभी नहीं होगा वापस से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उस डिजीज से रिलेटेड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। ठीक है सर, सेकेंड अटैक का मतलब कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, तो उसको वापस से नहीं होगा। अब ये केवल चिकन पॉक्स के लिए नहीं है, और भी डिजीज उसके लिए भी हो सकता है। तो चिकन पॉक्स की तो क्या है, 0% है। अब कोई दूसरी डिजीज हुई तो उसकी 10% हो गई, मान लो कि एक बार हो सकता है, तो उसके बाद में दूसरी बार भी चांस है होने के। तो ये है कि सम डिजीज इन सेम पर्सन, ये होता है सेकेंड अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंड और सेकेंडरी दोनों डिफरेंट है। ट्रांस सेकेंडरी में क्या है, ट्रांसमिशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाउ मेनी पीपुल फ्रॉम सेम डिजीज। ठीक है, मतलब कि इस डिजीज से कितने लोग और प्रभावित होते हैं, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मान लो किसी के क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स का सेकेंड अटैक रेट कितना है? 0 है, लेकिन सेकेंडरी अटैक रेट कितना है? 99% है। किसी के अगर चिकन पॉक्स होता है तो दूसरे लोग भी उनमें शामिल होने में 99% चांस है उसके कि और के भी ये हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम सेम डिजीज। ठीक है, केस फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट क्या होती है? इसको विरुलेंस भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इट ऑल्सो नोन एज विरुलेंस या वायरुलेंस। इट इज किलिंग पावर ऑफ डिजीज और एजेंट, कि कितनी ज्यादा पावर है उस डिजीज में उसको मारने के लिए। डेथ बोल सकते हैं इसको, डेथ के लिए। जैसे रेबीज है, रेबीज में 100% CFR होता है, केस फर्टिलिटी रेट होती है कि इससे 100% डेथ होती है। ठीक है, इस वायरस से, इस डिजीज से। इट इज ए किलिंग पावर ऑफ डिजीज, इस डिजीज की, रेबीज की कितनी पावर है ऐसी कि वो मार सकता है। तो रेबीज के अंदर 100% पावर होती है कि ये अगर किसी में हुआ है, ढंग से फैल गया, तो 100% है इसकी डेथ होगी। ठीक है, एंडेमिक, फिर एक वर्ड आता है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? द डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन एंडलेस एरिया, फिक्स्ड, रेगुलर और कॉन्स्टेंट लोकल जियोग्राफिकल एरिया। कि कोई डिजीज है किसी लोकल जियोग्राफिकल एरिया हो गया, या फिर जैसे इतना बड़ा एरिया है तो उसमें केवल यहाँ पर ही वो डिजीज हुई, तो ये होती है एंडेमिक। एग्जाम्पल हो गया गोइटर, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डिप्थेरिया। जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहाँ पे हुआ? एंडेमिक है, ये होता है गोरखपुर, गोरखपुर लिख लीजिए, गोरखपुर। जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहाँ पे एंडेमिक था? ये कॉन्स्टेंट या लोकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में ही फैले ये। ठीक है, वहां पर ही प्रेजेंट रहे, तो ये गोरखपुर में प्रेजेंट है। ठीक है, एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये 3-4 ऐसे वर्ड है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन सराउंडिंग एरिया, लार्ज एरिया, मेनी जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया प्लेग हो गया, कोलेरा हो गया। मतलब क्या हो, क्या समझे इससे? आप कहोगे सर एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। थोड़े थोड़े सिमिलर ऐसे है, देखो ये भी, ये लार्ज एरिया में है और ये फिक्स्ड एरिया है, कॉन्स्टेंट या लोकल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब थोड़ा छोटा एरिया है इसका एंडेमिक का। अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेग और कोलेरा। अब इसको कैसे समझोगा एपिडेमिक को? डिजीज आई, कोविड, कौन सी डिजीज आई? कोविड-19 आया, आया। तो पहले कोविड-19 क्या था? ये था सर एपिडेमिक। पेंडेमिक तो बाद में बना, लेकिन पहले क्या था? ये एपिडेमिक। ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया है जिसे अपन बोलते हैं चाइना। ठीक है, केवल चाइना में ही ये फैला था, उसके बाद में तो ये पेंडेमिक हुआ। तो एक लार्ज एरिया में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अचानक से उस एरिया में, लार्ज एरिया में वो डिजीज फैल जाती है, तो वो होता है एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक है, पहले चाइना में फैला तो वो क्या था? एपिडेमिक था। लेकिन बाद में चाइना से वो वापस से पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया, तो वो क्या कहलाया? पेंडेमिक हो गया बाद में। तो पेंडेमिक क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी शामिल है, मतलब कि ये एक नेशन से दूसरे नेशन तक भी फैल गया। ठीक है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भी फैल गया, कंट्री बोल सकते हैं अपन। द डिजीज शुड बी, यहाँ पे क्या आएगा? शुड भी आएगा। ठीक है, दस डिजीज शुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, कर ली बात।
जैसे येलो फीवर हो गया, कोविड-19 हो गया। अब पेंडेमिक जो डिजीज़ होती है, जो भी पेंडेमिक डिजीज़ है, उनके लिए ये चाहिए आपको, ज़रूरी है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। कहीं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए अगर जा रहे हो, तो उसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी ही है आपको, ठीक है? ये होना चाहिए, उसके बाद में ही आप ट्रैवल कर सकते हो। तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आता है आपके सामने इरेडिकेशन। क्या होता है सर? इरेडिकेशन, इलिमिनेशन, दोनों सिमिलर वर्ड होते हैं थोड़े थोड़े। इरेडिकेशन का मतलब होता है डिजीज एंड पॉजिटिव एजेंट बोथ आर एब्सेंट। कि इस डिजीज का, जैसे स्मॉल पॉक्स है, क्या है? स्मॉल पॉक्स है, इसका इरेडिकेशन हो चुका है, मतलब कि इसके डिजीज, इस डिजीज के ना तो डिजीज है ना ही पॉजिटिव एजेंट है, दोनों एब्सेंट हो चुके हैं स्मॉल पॉक्स के, ठीक है? जबकि पोलियो क्या है? पोलियो क्या है? इसका केस ऑफ डिजीज शुड बी एब्सेंट बट एजेंट स्टिल प्रेजेंट। इसके एजेंट तो है, मतलब कि इसके पेशेंट तो पाए जाते हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे इसके पेशेंट। भाई पहले थे, अब नहीं आ रहे। जबकि स्मॉल पॉक्स तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ना तो एजेंट इसका, ना तो इसका कोई पॉजिटिव एजेंट है, ना ही डिजीज है। और इलिमिनेशन में क्या है कि इस डिजीज के केस तो नहीं आ रहे अभी, एब्सेंट है डिजीज के केस, लेकिन इसका जो एजेंट है वो प्रेजेंट है अभी, ठीक? वो अभी एब्सेंट नहीं है, वो प्रेजेंट है, वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आता है मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, दो वर्ड और है, इनको भी देख लेते हैं। मोर्बिडिटी क्या होता है? मोर्बिडिटी मीन्स मोर्बिडिटी मीन्स इलनेस और डिजीज कंडीशन इन ए पॉपुलेशन। इलनेस और डिजीज कंडीशन इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में बीमारियां हैं या डिजीज है तो वो क्या कहलाएगी? मोर्बिडिटी कहलाएगी। जैसे सो हाउ मेनी पीपल आर सिक, कितने लोग हैं वो, कि मोर्बिडिटी दिखा दर्शाती है कि कितने लोग बीमार है। मोर्बिडिटी क्या बताती है? मोर्बिडिटी बताती है कितने लोग बीमार है, एक पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार है। अब इसके भी दो टाइप हो गए, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस कितना है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के न्यू केसेस कितने आए, तो मलेरिया के इंसिडेंस कितने हैं, ठीक है? और प्रिवेलेंस क्या है? प्रिवेलेंस मतलब कि टोटल केस, न्यू और ओल्ड दोनों केस कितने हैं, तो वो होता है प्रिवेलेंस, ठीक? मोर्बिडिटी क्या है? मोर्बिडिटी है सर कितने लोग बीमार है, यह केवल एक डिजीज को शो करता है। दो टाइप का हो गया, देख लिया हमने। फिर आता है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब होता है कि डेथ इन ए पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन में कितने लोग मर गए, वो होता है मोर्टिलिटी। जबकि कितने लोग बीमार है वो होता है मोर्बिडिटी। लोग यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों को उल्टा कर देते हैं वो। तो मोर्टिलिटी मतलब कि मृत्यु, मृत्यु दर बोलते हैं इसे अपन। मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर, कितने लोग मर गए, पॉपुलेशन में कितने लोग मर गए। इट्स शो हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यू टू ए डिजीज, एक डिजीज से कितने लोग मर गए, इसको मोर्टिलिटी शो करता है। अब इसके टाइप हो गए, ये एग्जांपल बोल सकते हैं IMR, MMR, CDR और NMR। IMR मतलब कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR मतलब कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, CDR मतलब कि क्रूड डेथ रेट, NMR मतलब कि न्यूनेट मोर्टिलिटी रेट, और MMR मतलब, अब आप कहोगे सर इसको बाद में क्यों बताया आपने? इसको इसलिए बताया कि MMR का मतलब होता है मोर्टिलिटी रेट नहीं, इसका होता है रेशो। क्या होता है? रेशो, ठीक है? अब देखो एक एक को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं IMR के बारे में। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। NMR क्या होता है कि कितने न्यूनेट की मृत्यु हुई, न्यूनेट की, कितने न्यूनेट की मृत्यु हुई, कितने न्यूनेट मरे। CDR मतलब कि हजार, ये भी आप हजार में वो देख सकते हो NMR, कि हजार की पॉपुलेशन में कितने न्यूनेट मरे, ठीक है? हजार की पॉपुलेशन में कितने मरे। और CDR है ये भी, पर हजार, पर थाउजेंड पीपुल पॉपुलेशन में कितने लोग, कितने लोगों की डेथ हुई, डेथ इन ए थाउजेंड पॉपुलेशन, ठीक है? ये होगी CDR में। अब IMR और MMR की देख लेते हैं। IMR होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर हजार लोगों में, हजार पॉपुलेशन में, हजार जिंदा लोगों में कितने इन्फेंट है वो मरे, वो तो हो गया IMR। अब IMR के कोज क्या है? कोजेज ऑफ हाई IMR, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और प्योर मेटरनल केयर हो गई। अब यहाँ पर आप क्या हाईलाइट कर लीजिए? IMR को, ठीक है? सॉरी IMR क्या, प्रीमेच्योर बर्थ। सबसे मोस्ट कॉमन अगर कारण पूछे आपसे, मोस्ट कॉमन कोज पूछे तो वो आता है प्रीमेच्योर बर्थ। सबसे ज़्यादा
IMR है, मृत्यु है इन्फेंट की, वो किससे हुई है? प्रीमेच्योर बर्थ के कारण हुई है। ओके। MMR क्या होता है? MMR का मतलब होता है मैटरनल डेथ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर, अब देखो कब मरे ये, हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं मातृ मृत्यु दर। द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ कब कब हो सकता है? डेथ ऑफ ए वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो वो प्रेगनेंसी के दौरान मरी हो, या चाइल्ड बर्थ के दौरान मृत्यु हो, या विद इन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी समझ गए आप? बिल्कुल, फार्मा में पढ़ाया था मैंने आपको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उस टाइम पर 42 दिन के अंदर वो मर गए हो, तो वो होता है MMR के अंदर। अब मेन कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं? तो फर्स्ट आता है हेमरेज, ब्लीडिंग हो सकती है, अनसेफ अबॉर्शन, मैटरनल इन्फेक्शन, शोक, हाइपरटेंशन, ये इसके क्या है कारण है जिससे कि MMR हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं अपने वही टॉपिक पर जो हमने छोड़ा था बीच में। इन दोनों के बारे में बता दिया मैंने आपको, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अब आता है बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, कि कौन कौन से ऐसे टूल है बेसिक जो कि हम एपिडेमियोलॉजी में मेजर के दौरान देख सकते हैं। फर्स्ट आता है रेट, सेकंड इज रेशो, थर्ड इज प्रोपोर्शन। ठीक है, तीनों के बारे में बात कर ली अभी, आप अगर भूल गए हो तो वापस देख लेते अपन। रेट, IMR देखा भाई हमने, वो क्या है? रेट है। CDR देखा, वो भी रेट है। बर्थ रेट नहीं देखा, आप देख लेंगे। A rate measures how quickly an events occur in a defined population during specific period of time, कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग क्या हुए, इवेंट्स हैं, कितने लोग जैसे कि डिजीज से पीड़ित हुए, मरे या डेथ हुए, जन्मे, वो आता है रेट में। अब हमने देखा IMR में हमने क्या देखा था कि एक साल के अंदर कितने लोग, कितने इन्फेंट मरे। ठीक है, वो तो क्या था? IMR था। तो यहाँ पे वही है भाई, या तो एक पर्टिकुलर टाइम पर या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर पॉपुलेशन में से कितने लोग क्या हुए, इवेंट हुए, मतलब कि या तो मरे, डिजीज हुई, या फिर डेथ हुई, या फिर जन्मे, वो आता है रेट के अंदर। जैसे IMR देख लिया, क्रूड डेथ रेट देख लिया हमने, और बर्थ रेट कि 1000 की पॉपुलेशन पर, 1000 लाइफ पॉपुलेशन पर कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग बर्थ हुए, तो वो आता है लाइव बर्थ। ठीक है, कितने लोग लाइव बर्थ हुए, तो वो आता है बर्थ रेट के अंदर। रेशो की बात कर लेते हैं। रेशो मतलब कि दो नंबर में कंपैरिजन करना, जैसे अपन बोलते हैं ना, ऐसे लगाते अपन, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, इसको ए कंपैरिजन क्या गया? ए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन वैल्यू कंटेन और इज कंटेंट इन अनदर। दोनों में कंपैरिजन करना है कि इनमें से, इसमें से इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ B। जैसे सेक्स रेशो है तो मेल रेशो फीमेल, कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो आता है रेशो में। नर्स पेशेंट रेशो हो गया, नर्स पेशेंट रेशो हो गया, पेशेंट कितने हैं, नर्स कितनी है, दोनों का रेशो निकाल लिया। MMR अभी पढ़ाई हमने। ठीक है, MMR इज रेशो नोट है रेट। प्रोपोर्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए टोटल इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज, की प्रोपोर्शन किस में निकालते हैं अपन? परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, N/D इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितने हैं, कितनों में से है, कितने बच रहे हैं, कितनों में से बच रहे हैं, और इंटू में 100, तो ये क्या हो गई? परसेंटेज हो गई। जैसे CFR हो गई, केस फर्टिलिटी रेट, देख लिया हमने। ठीक है, चले आगे, यूज देख लिया। अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं। अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी की अप्रोच क्या क्या है? द अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर द डिफरेंट वे एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी एंड कंट्रोल डिजीज इन पॉपुलेशन, कि इसके अलग अलग वे है, अलग अलग तरीकों से एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने स्टडी करी और अलग अलग तरीकों से इन्होंने अप्रोचेस दे दी एंड कंट्रोल डिजीज इन पॉपुलेशन। दे मेनली डिवाइड इनटू 3 अप्रोचेस। एपिडेमियोलॉजी के अप्रोचेस को 3 डिवाइड में बांटा। भाई खुद किसी ने इस पे स्टडी कर ली, इसने इस पे स्टडी कर ली, किसी ने इस पे स्टडी कर ली, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट वे में स्टडी करके उन्होंने अपने अपने मत दिए, अपने अपनी राय दी, और उनके अकॉर्डिंग हमने क्या है 3 डिवाइड कर लिया अप्रोचेस को 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट आता है डेस्क्रिप्टिव्स एपिडेमियोलॉजी। ये क्या होता है? पर्पस क्या है इसका? पहले पर्पस देखते हैं। टू डिस्क्राइब द who, where and when of disease. Focus pattern of a disease occurrence in a term of a person, place and time. Okay.
एग्जाम्पल हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलेरिया केस इन अ रीजन। देखो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि सर इन्होंने बताया कि ये डिजीज है, जैसे मलेरिया डिजीज का एग्जांपल लिया कि मलेरिया डिजीज है, हु व्हेन और वेयर, कि ये डिजीज है, कोई पर्टिकुलर डिजीज है, ये कहाँ हो रही है, किससे हो रही है और कब हो रही है। इस पर इन्होंने वो बताया कि भाई कि कोई पर्टिकुलर डिजीज है, कब होती है, कहाँ होती है और किससे होती है। ठीक है, और इन्होंने फोकस किया कि किस टाइम पर होती है, किस जगह पर हो रही है। जैसे मलेरिया है, जैसे मलेरिया चलो छोड़ो, जैसे अभी आया था कोविड का एग्जाम, या फिर कोविड का तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस है, गोरखपुर हो गया, तो वो इसके अंदर आता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस का हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा आता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल। तो टू फाइंड कोज और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज, कि ये जो डिजीज हुई है उसका कारण क्या है। पहले तो हमने देख लिया कि डिजीज होती किसे है, किसे डिजीज हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है। दूसरा है हो तो रही है लेकिन कारण क्या है इसका, कारण, और किस किस से इसके जो डिजीज है वो प्रभावित होती है, पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको डिटर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रभावित कर रहे हैं। फोकस इन्वेस्टिगेट व्हाई एंड हाउ ए डिजीज अकर, कि डिजीज है क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इस पर इन्होंने फोकस किया कि कोज हो गया, कोज किसके कारण हो रही है, डिटर्मिनेंट्स हो गया कि क्यों हो रही है, क्यों हो रही है और किसके कारण हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे एग्जांपल हो गया स्टडिंग द लिंक बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर। जैसे लंग्स कैंसर है, तो लंग्स कैंसर किसके कारण हुआ है, स्मोकिंग के कारण हुआ है, कोज देख लिया हमने, तो ये क्या होगी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी होगी। ठीक है, फिर आता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। तो इसका देखो, टू टेस्ट इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट्स इट इन ए कंट्रोल्ड वे। फोकस किस पर करता है ये, डिटरमिनेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव थेरापेटिक मेजर्स, टेस्टिंग ए न्यू वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19। अब कोई डिजीज हो गई, अब डिजीज हो गई तो उसको बचाएंगे तो सही ना भाई। पहले में हमने देख लिया कि किसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किस टाइम पर हो रही है कोई डिजीज। दूसरा देख लिया हो तो रही है, लेकिन किसके कारण हो रही है डिजीज, फैक्टर कौन है इसका, पॉजिटिव फैक्टर कौन है। तो देख लिया रिस्क फैक्टर, देख लिया कि लंग्स कैंसर है वो स्मोकिंग के कारण हुआ है, चलो हो गया। अब इससे बचने के लिए कुछ तो करेंगे ना, तो करेंगे कुछ, तो हमने क्या किया, वैक्सीन निकाल दी। तो वो आता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल में, टेस्ट किया, टेस्टिंग की, ठीक है, प्रिवेंटिव, उसको प्रिवेंट करने के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक मेजर के लिए जो भी यूज लिए गया है वो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में आता है। जैसे वैक्सीन निकाली कोविड-19 की, तो वो किसमें आ गया, एक्सपेरिमेंटल में आ गया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है, नया टॉपिक आता है, बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, कि डिजीज के कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हेल्थ को ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, कौन कौन से थे हेल्थ के कॉन्सेप्ट, बायो कौन कौन से थे, होलिस्टिक था सर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल वगैरह देखे थे सर, हाँ भूल गए, अब तो भूल हो गई भाई, याद करो एग्जाम आ रही है। ठीक है, जैसे हेल्थ के कॉन्सेप्ट थे, हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या थे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है, स्पिरिचुअल था और ओकेशनल था। तो वो जैसे कॉन्सेप्ट थे वैसे ही डिजीज के भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। डिजीज के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सुपर नेचुरल थ्योरी। इसकी कुछ थ्योरी है, डिजीज थ्योरीज, हम इसको डिजीज थ्योरी बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी आती है सुपर नेचुरल थ्योरी। तो सुपर नेचुरल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज द मोस्ट एंशियंट थ्योरी बट नॉट एक्सेप्टेड। इट मीन्स डिजीज आर ड्यू टू सम सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल थ्योरी क्या थी, सबसे पहली चीज तो सबसे प्राचीन थ्योरी है, मोस्ट एंशियंट, सबसे प्राचीन थ्योरी कौन सी है, तो सुपर नेचुरल थ्योरी। लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग भाई कोई बीमारी हुई, कोई डिजीज हुई, तो उसका कारण क्या था, कि यार उस गलत काम किया इसलिए तेरी डिजीज हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी पावर है जो कि डिजीज करती है। सुपर नेचुरल थ्योरी में बताया कि कुछ ऐसी पावर है, नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, जिसके कारण ही ये डिजीज हुई है। कि यार तूने उसको मारा था ना इसलिए तेरी डिजीज हुई है, तूने उसके चांटा मारा, थप्पड़ मारा, तूने थप्पड़ मारा इसलिए तुमको ये डिजीज हुई है। तो ये होगी सुपरनेचुरल थ्योरी की बात, मतलब कि कुछ अलग टाइप के पावर है, उनके कारण ही डिजीज होती है। ठीक है, फिर आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक और एसोसिएटेड रिस्क। चलो इसको बाद देखते हैं, पहले देखते हैं मल्टीफैक्टोरल थ्योरीज, ऑल्सो नोन एज वेब ऑफ कॉजेशन, वेब ऑफ कॉजेशन। ठीक है, मेनी फैक्टर्स शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो भी किसी पर्टिकुलर डिजीज के होने के कारण होते हैं। जैसे इटियोलॉजी हो गया, कोई भी, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, कि कोई भी डिजीज हुई है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण होती है। जैसे इटियोलॉजी हो गई,
भाई हो क्यों रही है, कारण है उसका, कॉज ऑफ डिजीज। रिस्क फैक्टर हो गया, पॉजिटिव एजेंट हो गया, तो इन कुछ रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, इनके कारण ही कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है। इन्होंने ऐसे बता दिया। जर्म थ्योरी आती है, सबसे फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी कौन सी थी? जर्म थ्योरी थी बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने बताया था इसके बारे में, आपको पता है वो ऐसे रखते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट किया था। अब उस एक्सपेरिमेंट में किसे यूज लिया था वो आप बताएं कमेंट करके, आपने पढ़ा था। एक फ्लास्क ले लिया हो, ठीक है, उसके अंदर एक के तो ढक्कन लगा दिया, केप लगा दिया, एक को खुला छोड़ दिया ऐसे, तो आप वो कमेंट करें क्या था, ठीक है, देखते हैं याद है कि नहीं। तो जर्म थ्योरी होगी। फिर है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये क्या है? मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक और एसोसिएटेड रिस्क आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ एनी डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम इन ए इंडिविजुअल, ठीक है। दीज आर क्लासिफाइड एज थ्री फैक्टर्स। कि कोई डिजीज है, मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक और एसोसिएटेड रिस्क, किसी डिजीज के लिए, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक और एसोसिएटेड रिस्क रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिस्क, बहुत सारे अब कुछ रिस्क होते हैं जिससे कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज होती है, पर्टिकुलर डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम होती है। अब वो कौन कौन से हैं? क्लासिफाइड एज ए थ्री फैक्टर्स, उसको तीन फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आ गया एजेंट, पॉजिटिव फैक्टर, सेकंड इज होस्ट, थर्ड इज एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक डायग्राम बना लीजिए आप यहाँ पर। एक तो लिख दीजिए एजेंट, यहाँ पे लिख दीजिए होस्ट, और यहाँ पे लिख दीजिए एनवायरनमेंट, ठीक है। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए आप, ऐसे बना दीजिए। क्या समझे इससे आप? ये चीज है, ये फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। कैसे? भाई एजेंट है, अब एजेंट होगा ही नहीं, एजेंट मतलब कि जब कोई पैथोजन होगा ही नहीं तो डिजीज कैसे होगी भाई? ठीक है, समझे? तो रेस्पॉन्सिबल हो गया। होस्ट हो गया, कि जब होस्ट नहीं है तो डिजीज किसके करेगा? होस्ट मतलब कि हम हो गए जो बीमार हो रहे हैं। एनवायरमेंट मतलब कि उस उस एजेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन एनवायरमेंट होता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है नहीं तो डिजीज हो गई नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है, इनमें से कोई एक भी एब्सेंट है तो डिजीज नहीं होगी। जैसे अगर एजेंट ही एब्सेंट हो गया तो डिजीज किसकी होगी? डिजीज किससे होगी? एनवायरमेंट नहीं है तो नहीं हो सकती, होस्ट नहीं है तो भी डिजीज नहीं हो सकती। तो ये आप बना लीजिए और रख लीजिए, और समझ में आएगा आपको। नोट्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये थ्योरी हो गई भाई। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने पहले पढ़ लिया था, एक बार वापस से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, केवल ये 3 लाइन का। लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन क्या है? इसको चार में बांटा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या है थोड़ा सा ऐसे देख रहे हैं। वैसे तो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, उसमें पढ़ा दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक और आता है प्रीमोर्डियल, ठीक। तो प्रीमोर्डियल में रिस्क फैक्टर थे। प्रिवेंट डिजीज, प्राइमरी में क्या है? प्रिवेंट डिजीज, डिजीज को रोको। डिजीज को कैसे रोकेंगे हम? तो वैक्सीनेशन से रोकेंगे। और किससे? हेलमेट का भी एग्जांपल दिया था मैंने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे? अर्ली डिटेक्शन, डिजीज हो गई है, अब डिजीज से नहीं रोक पाए हमें, डिजीज हो गई, डिजीज हो गई तो हम उसका जल्दी से पता लगाओ और अर्ली डिटेक्शन करो, ताकि डिजीज को ट्रीटमेंट कर सके। स्क्रीनिंग करेंगे तभी तो पता चलेगी डिजीज के बारे में। टर्सरी आता है रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटीज, जैसे रिहेबिलिटेशन, ओके, रिहेबिलिटेशन हो गया, कोई सर्जरी हो गई वो इसी में आता है। सेकेंडरी में कौन आता है? सेकेंडरी में ट्रीटमेंट आ गया, एंड कैटरेक्ट सर्जरी। क्या है? कैटरेक्ट सर्जरी टर्सरी में ना आकर सेकेंडरी में आती है, ठीक है, ओके। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो द वे ए डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एनिमल और सोर्स और टू अनदर। कोई भी डिजीज है वो एक से दूसरे में फैल रही है, कैसे फैल रही है, किसके थ्रू फैल रही है, वो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। तो इसको दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और सेकंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट मतलब कि बिना किसी की हेल्प किए डायरेक्ट फैला है। इमीडिएट ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट है उससे डायरेक्ट फैला है, जैसे पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट बेस हो गया, टच हो गया, किस हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, इसके थ्रू अगर फैले तो वो आएगा किसमें? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। इसके साथ ही ड्रॉपलेट हो गया। ड्रॉपलेट में जैसे कफिंग, स्नीजिंग, इन्फ्लुएंजा वायरस है वो ऐसे फैलता है। और भी आपके दिमाग में बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, अभी बताया मैंने ड्रॉपलेट्स का, कोविड भी आ गया, ठीक है, स्नीजिंग हो गया, तो वो सारे किससे फैलते हैं? ड्रॉपलेट से आ गया, ठीक। आगे आते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट और वेक्टर्स। अब ये डायरेक्ट नहीं फैल रहे हैं। सपोज इसके कोई प्रॉब्लम हो रही है,
वो इससे डायरेक्ट फैल गया, इसने इसको टच किया, डायरेक्ट फैल गया, ठीक है। लेकिन लेकिन डायरेक्ट ना फैल कर वो बीच में अगर कोई बॉल है, जैसे सपोज बॉल ही हो गई, बॉल हो गई, बॉल के थ्रू फैल रहा है, तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। सरफेस के थ्रू फैल रहा है वो भी इसमें आएगा। एयरबोन आ गया, क्या आ गया फर्स्ट, एयरबोन। तो डस्ट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फोमिट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक, आ गया ना फॉर्मेट्स में। वेक्टर बोर्न हो गया, फूड एंड वाटर हो गया, इसके थ्रू फैले, मॉस्किटो, टिक्स, एग्जाम्पल मलेरिया, डेंगू, ये हम सब ने पढ़ रखा है पहले से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, इन्फेक्शन की चेन सब पढ़ रखी है हमने। फूड वाटर कंटामिनेटेड है, उससे भी फैल सकता है, कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, वो सभी इसमें आता है। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, लास्ट टॉपिक आता है चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, किसी भी डिजीज डायरेक्ट फैलती नहीं है, उसकी एक पर्टिकुलर चेन होती है। तो it is a process in which a favorable condition is required for microorganism to spread or transfer from reservoir to host। किसी रिजर्वायर से, अब रिजर्वायर क्या होता है अभी देखेंगे, किसी भी रिजर्वायर से कोई होस्ट में अगर डिजीज जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला रहा है, तो वो क्या होता है, चेन होती है ट्रांसमिशन की। तो फर्स्ट आता है पैथोजन। चेन ऑफ ट्रांसमिशन का या चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का फर्स्ट पॉइंट आता है पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है, microorganism is a pathogen. These are any microorganism that can cause disease such as bacteria, viral, protozoa, parasites, worms और फंगस। ये सभी क्या हो गए, पैथोजन हो गए। जो भी रोग फैला रहा है, डिजीज फैला रहा है, वो क्या होंगे, पैथोजन हो जाएंगे। अब रिजर्वायर, अभी बताया आपने, रिजर्वायर क्या होता है कि इट इज अ प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जहाँ पे पैदा होते हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो होता है रिजर्वायर। जैसे फूड हो गया, वाटर, ह्यूमन स्टूल, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हो गए, भाई यहाँ यहाँ वो क्या हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे वो फैलते हैं, जैसे वाटर है। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, देखना आप कहीं पानी में बहुत सारे मच्छर वगैरह है, वो रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब पोर्टल ऑफ एग्जिट रिजर्वायर से, जहां से रिजर्वायर से निकल रहा, पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाता है। इट इज द प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वायर सच एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, माउथ, रेक्टम, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। क्या है, निकल रहे हैं वहां से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं रिजर्वायर से, निकलना, रिजर्वायर को छोड़कर निकलना, एग्जिट करना, वो होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट में आता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अभी पढ़ा ही हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन कैरियर टू अदर, इट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देख लिया अभी हमने। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब पोर्टल ऑफ एंट्री वो दूसरे सामने वाले होस्ट में किस रास्ते से वो आएगा, वो आता है पोर्टल ऑफ एंट्री में। द ओपनिंग वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर द होस्ट बॉडी सच एज म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा वो। ओपन वुंड है, कोई चोट लग गई, ओपन वुंड है, उसके थ्रू आएगा। ट्यूब्स हो गई, ट्यूब्स, इंसर्टेड बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में अगर कोई ट्यूब वगैरह इंसर्ट करे उसके थ्रू आ जाएगा। लाइक यूरिनरी कैथेटर, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये सभी हमने, अब तो भाई 5वें सेमेस्टर में आ गया, अब तो बहुत कुछ पढ़ रखा है हमने, तो अब तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है, तुरंत दिमाग में ट्यूब इंसर्टेड बॉडी कैविटी, बिल्कुल समझ गए। होस्ट आ गया, होस्ट क्या होता है, तो द होस्ट इज ससेप्टेबल टू द डिजीज, लैकिंग ऑफ इम्यूनिटी और फिजिकल रेजिस्टेंस टू ओवरकम द इन्वेशन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। भाई जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी कम है और फिजिकल रेजिस्टेंस है किसी के लिए, तो वो क्या है, उसके अंदर वो डिजीज होगी, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसके अंदर वो डिजीज होगी। अब हम कोविड पढ़ेंगे ना, एक क्या पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे, कोविड। तो उसमें एक बात बताऊंगा कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, क्या थी, जिसकी इम्यूनिटी क्या थी, कमजोर थी, कम थी जिसकी इम्यूनिटी, उसमें कोविड नहीं फैला, कंपेयर जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी, जिसमें इम्यूनिटी ज़्यादा थी उसको ज़्यादा इफेक्ट किया है कोविड ने। बताऊंगा, पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना, पैथोफिजियोलॉजी जब देखेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें कि कोविड में ऐसा क्या था कि जिससे इम्यूनिटी अगर किसी की ज़्यादा थी तो उसमें उसके रिस्क ज़्यादा थे, कंपेयर इम्यूनिटी कमजोर कम थी जिसके, ठीक है। कमेंट करें अगर आपको पता है तो। बाकी आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये इरिडिकेशन वगैरह कुछ टर्म है वो तुमने देख लिए, मोर्बिडिटी, ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इरेडिकेशन, ये सब तुमने देख लिया, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है, सब मजे करो, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं और डेली आपके कुछ ना कुछ आ ही रहा है, ठीक है। खाली नहीं बैठे हो आप, पढ़ते रहो।
और क्या चाहिए वो बताओ। थोड़े दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, फिर बाद में वही वन शॉट। मैं सोच रहा हूँ अब की बार वन शॉट सीरीज ना डालूँ यार, अब की बार कंप्लीट वन शॉट नहीं डालूँ, मॉडल पेपर डाल दूंगा अब की बार। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है बताए। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।